अल्टीमेटली ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इज टुडे टू मैन शो। पर पीडीपी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं कि वन वुमेन शो है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट समन्स जारी करता है। पीडीपी के ही वहीदुर रहमान परा को एनआईए टेरर फाइनेंसर बुलाता है। पीडीपी के लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में समझने के लिए कि पीडीपी में इतनी इंटरनल हलचल कैसे चल रही है और अब पीडीपी आगे क्या कदम उठाने वाली है ये इंश्योर करने के लिए कि पार्टी टूटे ना, मेरे साथ बात करने के लिए फॉर्मर लेजिस्लेटर, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस टाक मौजूद हैं। फिरदौस जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि क्या आप अब पीडीपी में ही बने रहेंगे या बाकी लीडर्स की तरह आप भी एक समय के बाद अब पीडीपी छोड़ देंगे? देखिए, ये डिपेंड आप पे करता है कि मैं पीडीपी में रहूं या नहीं रहूं, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग हम में से कोई भी शख्स जो भी पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज़ में इस वक्त बने हुए हैं, शायद ये उन तक नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का प्रेशर एग्जर्ट होता है, कितना प्रेशर हम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। ये सब उन सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, तो यही हकीकत है। मुझे बताएं कि आखिर कारण क्या बने कि पीडीपी के वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स मुजफ्फर हुसैन बेग उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा आए दिन लीडर्स पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी समन्स हुए या वहीदुर रहमान परा के खिलाफ जो एनआईए कार्रवाई कर रहा है वो एक कारण है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, दिस इज़ अ फैक्ट दैट we are in a ship which is in the middle of storm. We know that we have lot many troubles. We are on the path which is bumpy, which is full of sharp curves, and this journey is not to be easy. मैंने कल भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया कि जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये 2019 4 अगस्त के बाद जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक स्टैंड लेना था, तो एक कॉन्शियस डिसीजन था पीडीपी की तरफ से दैट वी विल स्टैंड बाय द एस्पायरेशंस एंड वी विल फाइट फॉर द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ द पीपल। ये कॉन्शियस डिसीजन इसलिए था कि हमें मालूम था कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए इतना ईजी नहीं होगा। वी न्यू दैट इसमें हमारी पार्टी भी कंज्यूम हो सकती है, इसमें हम एज अ पॉलिटिकल लीडर भी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूम हो सकते हैं। लेकिन हमने एक डिसीजन लिया कि हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे और मुश्किलों का सामना करेंगे। लेकिन मुश्किलों का सामना तो लीडर कर नहीं ना रहे, वो तो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, ये ऐसी बात नहीं है। द हायर यू गो द कूलर इट इज़। बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। आपको ये समझना होगा, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। आई एम सेइंग एज अ कॉन्शियस सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इज़ द लास्ट पोस्ट ऑफ रेजिस्टेंस। महबूबा मुफ्ती इज़ द लास्ट होप ऑफ रेजिस्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन फिरदौस साहब, यही स्टैंड 4 अगस्त के बाद जो स्टैंड पीडीपी ने लिया, वही स्टैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसका असर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर के ऊपर होता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि उनका कैडर जो पहले इंटैक्ट था अभी भी इंटैक्ट ही है। तो आपको क्यों लगता है कि स्टैंड लेने की वजह से ही पीडीपी इम्पैक्ट हो रही है? देखिए, ये इमीडिएट होता है। आप जो हमारे लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हैं, वी डोंट बिलोंग टू द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फैमिलीज। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन पीडीपी, हम न्यू बॉर्न पॉलिटिशियंस हैं और हम में शायद बर्दाश्त करने की शक्ति भी कम है और शायद हम लोगों ने ये टर्बुलेंस लाइफ में देखा भी नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग, चाहे आप मिसाल ले लें, जो लोग चले गए वो लोग 2012 में पॉलिटिक्स में आते हैं या 2011 में पॉलिटिक्स में आते हैं। उसमें से शायद 5 साल पहले आगे होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम 11, 12, 13 में आते हैं। 14 में इलेक्शन होता है, कुछ एमएलए बनते हैं, जो एमएलए नहीं बनते वो एमपीज़ बनते हैं, वो एमएलसीज़ बनते हैं, वो वीसीज़ बनते हैं। दे गेट एम्पावर्ड, दे गेट एमओ स्टेट, दे गेट गवर्नमेंट अकोमोडेशंस, दे गेट गवर्नमेंट व्हीकल्स, दे गेट सिक्योरिटीज़, दे गेट एवरी एम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ। और शायद ये हकीकत है। देखिए, मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट बिलोंग टू ए पॉलिटिकल फैमिली, तो मेरे में एक बर्दाश्त करने की जो बर्दाश्त करने की क्षमता होगी वो कम होगी। और चूंकि मैंने लाइफ में वो टर्बुलेंस नहीं देखा है, मैं शायद घबराने की कैपेसिटी मुझ में ज़्यादा है।
मैं ये नहीं कहता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान, आप ये गलत कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं हुआ। आप देख लीजिए अभी 1 महीना पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ये सिटिंग कॉरपोरेटर है, उनको गवर्नमेंट जो है वो डिटेन करके रखती है, वो फिर छोड़ती है सिर्फ इस कंडीशन पे कि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाएं। ऐसा नहीं है कि नुकसान एक तरफ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद एक मिडल पाथ लेके है। आप 4 अगस्त के बाद की बात देख लें, गुफ्कार अलायंस के बाद की देखें, मैडम महबूबा हैज़ टेकन एन एक्सट्रीम स्टैंड ऑन स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बलंडर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उस एक्सट्रीम की वजह से आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारे हलकों में ये भी माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है, दे आर समहाउ दे कैन बैंड एट टाइम्स। लेकिन महबूबा मुफ्ती इवन व्हेन शी वाज इन पावर, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये आज की बात नहीं है। आप आज़ाद साहब के साथ जब गवर्नमेंट थी हमारी, लैंड रो हुआ, मैडम महबूबा मुफ्ती या मुफ्ती साहब को पता था कि अगर हम कांग्रेस के साथ आज हुकूमत से अलग होते हैं तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसके बाद हमें अपोजिशन में बैठेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते कांग्रेस से हमेशा के लिए ख़राब होंगे। हुआ वही, लेकिन एक कॉन्शियस डिसीजन लोगों के लिया कि हमारे रिश्ते चाहे पॉलिटिकल पार्टी से ख़राब हो जाए, हम नेक्स्ट टाइम अपोजिशन में बैठें, लेकिन हम इश्यूज़ के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाई तो भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं लगता था कि मैडम महबूबा मुफ्ती बहुत सारे इश्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ करेंगी फॉर द सेक ऑफ पावर, जो उन्होंने नहीं किया। अल्टीमेटली उनको भागना पड़ा, और आज उनको मालूम है कि मैडम महबूबा मुफ्ती ने जब पावर में कंप्रोमाइज़ नहीं किया, शी विल नॉट कंप्रोमाइज़ इन द अपोजिशन। लेकिन फिरदौस साहब, ऐसा नहीं लगता कि पीडीपी का बीजेपी के साथ कोलिशन करना वो एक लाइबिलिटी बना पीडीपी के लिए, लेकिन बड़ी लाइबिलिटी बन रहे हैं महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स? देखिए, ऐसा नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अलायंस किया था, तो इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी वर ट्रस्टिंग भारतीय जनता पार्टी। वी हैड डन इन द पास्ट एंड भारतीय जनता पार्टी डिलीवर्ड ड्यूरिंग द वाजपेयी साहब पीरियड। और आपको समझना पड़ेगा 2014 में एक जनरल परसेप्शन यही था कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो अब भी वही है जो वाजपेयी साहब के टाइम पे थे। तो एक डिसीजन था कि हम उन लोगों पे भरोसा करें, लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इज़ टुडे टू मैन शो। इट इज़ टू मैन आर्मी। ओनली 2 people आर टेकिंग डिसीजंस एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग इट। तो जो बाकी के लोग हैं वो इररेलेवेंट है। तो हमने गलती ये नहीं की कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत बनाई, क्योंकि ये हमारा एक डिसीजन था लोगों के इंटरेस्ट के लिए कि हम कुछ ना कुछ केंद्र की सरकार से लेंगे। अगर हम कांग्रेस के साथ जाते, गवर्नमेंट तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की होती और ह्यूज मैंडेट होता। यहीं पर पीडीपी के बारे में भी लोग यही कह रहे हैं कि वन वुमेन शो है। महबूबा जी कोई स्टेटमेंट देती हैं, उसके बाद पूरी पार्टी डैमेज कंट्रोल करने में लग जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर वन वुमेन शो होता तो मेरे जैसा एक छोटा वर्कर जो है रातों रात पॉलिटिक्स में आके लेजिस्लेटर नहीं बनता, और आज मैं सबसे कम उम्र में, इतनी कम उम्र में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर नहीं बनता। आपको समझना पड़ेगा। आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। पीडीपी में दिक्कत ये है कि आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रीजनल हो, नेशनल हो, एक जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है या जो पार्टी को लीड करता है, उस तक पहुंचने के लिए एक पार्टी में 5% या 7% लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं उस लीडर के लिए। चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी में मैडम महबूबा मुफ्ती इज़ अ फुट सोल्जर। शी हैज़ रीच्ड टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट। वो हर वर्कर को पर्सनली जानती है और हर वर्कर को बाय नेम बाय फैमिली जानती है, एंड शी इज़ रीचेबल एंड एक्सेसिबल टू ईच एंड एवरी पार्टी वर्कर। उससे क्या होता है, उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि मुझे हमेशा जो है, अगर आज मैं स्पोक्स पर्सन बना हूँ तो बिकॉज आई एम द टॉलेस्ट लीडर नाउ, आई हैव एक्सेस टू मैडम महबूबा मुफ्ती, आई एम रीचेबल, मैं उनको सजेशंस देता हूँ, मैं उनको ओपिनियंस देता हूँ, तो आई शुड बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। लेकिन आपने देखा होगा, यही हमारे ही लोग जब दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे सफोकेटेड फील करते हैं, क्योंकि उनको वो दर्जा, वो मकाम, वो स्पेस वहाँ पे नहीं मिलती जो पीडीपी में उनके पास है। लेकिन वही बात तो है, पीडीपी के बारे में भी ये कहा जाता है कि सिलेक्ट ही स्ट्राटा है जिनके लोगों को इंपॉर्टेंट पोजीशंस पीडीपी में दी जाती है। बाकी लोग जो आम वर्कर हैं, जो उस समय में भी पीडीपी में बने रहे, जिस समय पीडीपी में बने रहना मुश्किल था, मैं नाम लूँगी, मास्टर तसद्दुक हुसैन हैं, उन्हें कोई इंपॉर्टेंट दर्जा दिया हो, वो देखने को नहीं मिलता।
देखिए, आप मुझे नहीं लगता आपको मास्टर तसद्दुक़ साहब ने ये बात कही हो। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कहा है, आई एम सेइंग कि ही इज वन ऑफ द लीडर्स और बहुत आपने हैं। आपने उनकी मिसाल दी, ही इज़ अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। बट मेंबर का ही मतलब इज़ ये नहीं ना कि आप पार्टी में मेंबर तो आप भी हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और बहुत सारे ऐसे पोजीशंस होती हैं जिस पर उन्हें बिठाया होता तो लगता कि आपने उन्हें उनके कद के हिसाब से आप दर्जा मुझे दिया। बताइए, इज ही एस्पायरिंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी और जनरल सेक्रेटरी? क्या आपसे उनने बात की ये बात? दिस इज़ योर एजम्पशन। और आपको लगता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी क्या है, वो तो मेंबर है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का। बट यू डोंट नो व्हाट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी इज। दिस इज द कमेटी विच टेक्स डिसीजन, which will decide who will get the mandate, what will be the future strategy of the party, what will be the policy and programs of the policy. अगर मास्टर तसद्दुक़ साहब ये कहते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन द पीएसी, मुझे इसके अलावा कोई और ओहदा दे, उनको मुझसे बात नहीं करनी, उनको आपसे बात नहीं करनी। हमारी पार्टी में डायरेक्ट एक्सेस है मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ। ही कैन गो एंड रीच। जो लोग पोजीशन की वजह से पार्टी छोड़ गए, वहाँ पे भी तो दिक्कत यही थी, उनने मेरे से बात नहीं करनी थी, वो तो डायरेक्ट बात कर सकते थे। वो फ़ोन उठा के, शी इज़ जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे, शी कैन बी रीच्ड ऑन ए फ़ोन कॉल, शी कैन बी टेक्सटेड। वो दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स की तरह नहीं है जो अपने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, हमारी रीच ज़्यादा है, इसलिए शायद हम ये चाहते हैं कि हम रातों रात जो है हम पॉलिटिकल हाइट्स जो है अचीव करें। अब अगर हम पॉलिटिकल हाइट्स भी अचीव करते हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं। लेकिन फिरदौस साहब, क्या जो लीडर्स पार्टी छोड़कर गए, पीडीपी ने कोशिश की कि उन्हें मनाया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए कि आप पीडीपी में बने रहें? किया होगा, देखिए बहुत सारे लीडर्स ऐसे होंगे जो शायद अपने वजह से, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सिचुएशन वैसी नहीं है। पीडीपी इज़ अ टारगेट और हमें पूरा एहसास है इस चीज़ का कि जो लोग चले गए हैं मेजॉरिटी ऑफ देम कंपल्शंस की वजह से गए हैं। और हम उन चीज़ों का भी मालूम है, उन चीज़ों का भी एहसास है जो प्रेशर्स उन पे पड़े, जो दबाव उन पे पड़े। और अगर वो इस वक्त दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करके कम से कम अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें पूरा एहसास है इस चीज़ का। फिरदौस साहब, एक बात कही जाती थी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जब तक मुफ्ती साहब हैं तब तक पीडीपी है, मुफ्ती साहब नहीं होंगे धीरे 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 पीडीपी बिखर जाएगी। क्या आपको वो बात सच होती नजर आ रही है? मुझे तो लगता है आप यू आर कंट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट। Yes, definitely there were words. This was the propaganda of the opposition parties at that time that PDP is Mufti Saeed is PDP. लेकिन आपने देखा होगा कि इतने सारे दबाव के बावजूद, इतनी सारी हरकतों के बावजूद भी आज PDP एक मूवमेंट बन चुका है, PDP एक आइडिया बन चुका है। हम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गए होंगे कि हमारे से कुछ लीडर जो है वो इसे चले गए होंगे, लेकिन पीडीपी इज़ ए थॉट टुडे। पीडीपी, आप इवन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों से बात करें विदाउट द कैमरा एंड माइक, वो भी आपको बताएंगे कि 370 ख़त्म होने से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। वो भी आपको बताएंगे कि हमारी लैंड, रिसोर्सेज, जॉब, ये हमारे लिए, हमारे कानून हम खुद बना रहे थे, हमारी असेंबली एम्पावर्ड थी, वो आपको बताएंगे कैमरे के बगैर। तो मुझे लगता है कि वो थॉट तो जनरेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया, उसको अपहोल्ड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। साहब, वहीदुर्रहमान परा के ऊपर जो इल्ज़ाम एनआईए लगा रही है कि वो टेरर फाइनेंसर हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे थे, और भी कई सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसमें कितनी सच्चाई, कितनी सदाकत है? देखिए, ये तो ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ प्रेशर टैक्टिक। ये वही वहीदुर्रहमान परा है जिसको होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके इतने बड़े जलसे 10-12 हज़ार नौजवानों से खिताब करते हुए he appreciates him. This is the same Wahidur Rahman Para who was being promoted by the central government, state government and the agencies as a youth icon of Jammu and Kashmir. And is same Wahidur Rahman Para who was upholding the idea of India and the idea of mainstream politics in Jammu and Kashmir. If he had any connection with these terror organization, or Hawala money or anything else, this is being said to be have been established during the time when Bharatiya Janata Party and People's Democratic Party were in power at that in Jammu and Kashmir. फिर उस वक्त सेंट्रल एजेंसीज को ये सब करने के लिए कौन रोक रहा था? किसी, क्या वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने रोका था? आज आफ्टर थॉट आके आज ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपने ऐसा किया था, तो 10 साल कहाँ थे वो लोग? तो ये सीधे सीधे एट द फेस ऑफ इट इज़ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है। आप देखिए, मतलब आप चालान में कहते हैं कि नवीद बाबू ने कहा दैट आई हैव इवन स्पोकन टू महबूबा मुफ्ती वंस।
you are relying on the words of a militant anti-national element over the word of your own former chief minister. कितना बड़ा ब्लंडर, और कितने ब्लंडर्स करोगे आप? अब इन सब चीज़ों में अब हम सफाइयाँ दें तो क्या बनेगा उन सफाइयों से? अगर ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसे आपने खुद ही कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर तो पीडीपी ऑलरेडी वीक हो चुकी है, तो ये सब कुछ करके आखिर क्या करने की कोशिश की जा रही है? आइडिया को दबाने की, रिजेंटमेंट को, डिसेंट को दबाने की लेकिन कोशिश। वही आइडिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लेकर चल रही है। अब तो जम्मू की भी जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी सेम ही आइडिया को लेकर चल पड़ी बताइए ना कहाँ पे चल रहे हैं, क्या हो रहा है उस ज़िमन में, कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा पॉलिटिकल लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा से आगे कर रहा है? आप छोड़ दीजिए, चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी पार्टियों की आप बात करिए। आज गुफ्कार अलायंस से हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ गुफ्कार अलायंस? इट वाज महबूबा मुफ्ती. Prior to August 4, 2000, she went to the door of every political opponent just for the sake of Jammu and Kashmir, कि हमने जम्मू कश्मीर को बचाना है, हम इकट्ठे हो जाते हैं. आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी, शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच आउट टू द पॉलिटिकल पार्टीज कि हम इकट्ठे आके मिलते हैं. सो शी इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ गुफ्कार अलायंस. आप मैडम महबूबा मुफ्ती को बाहर निकालिए, आप दूसरी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो कर रही हैं तो दूसरे लोग भी करने के में मजबूर हैं. आप उनको, ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है, आप महबूबा मुफ्ती को साइलेंट कर लीजिए. आइडिया ऑफ डिसेंट और रिजेंट में 370 तो ये कहते हैं हमने दफना दिया, लेकिन डिसेंट को भी दफनाना है ना. जब तक डिसेंट रहेगा तब तक तो आइडिया जिंदा है. मुझे बताएं कि अब पीडीपी के लिए स्टेप फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए, हमारे लिए तो वी हैव डिसाइडेड वे फॉरवर्ड फॉर अस. हम लड़ेंगे, हम जदोजहद करेंगे, हम इस आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस को ज़िंदा रखेंगे. हम कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ रहे हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ. हमारी लड़ाई इस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारी लड़ाई इस मुल्क की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं है. हमारी लड़ाई एक पॉलिटिकल थॉट के ख़िलाफ़ है. हम इस मुल्क की लड़ाई जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं. हम आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं. हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहे हैं. मैं आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं मांग रहा हूँ. मैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कुछ नहीं मांग रहा हूँ. मैं अपने मुल्क के लोगों से मांग रहा हूँ कि आपने मुझसे एक वादा किया था और उस वादे को आप अपहोल्ड करिए. भारतीय जनता पार्टी ने एक ब्लंडर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ करके, पार्लियामेंट को मिसयूज़ करके, और इस देश से बार बार झूठ 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 बोल के जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ, यहाँ की हुकूमत के खिलाफ, देश के लोगों को अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए झूठ बोला है. मैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हक मांग रहा हूँ, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ने से मुझे कोई भी ताकत जो है रोक नहीं सकती. तो साहब, क्या महबूबा मुफ्ती जी ने कोशिश की कि वो जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले? क्योंकि 370 अगर वापस लाने की बात की जा रही है तो दो ही तरीकों से आ सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी क्योंकि मामला पेंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो होगा, या पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट ने 370 को हटाया है उसी पार्लियामेंट में वापस आएगा. तो किस तरीके से इसे वापस लाया जाएगा? देखिए, पहले तो हर जो भी पॉलिटिकल बैटल होती है उसकी स्टेजेस होती है. पहले तो आपने एक आइडिया को बचाना है और आइडिया जनरेट करना है. अभी तो मुझे लगता है सिर्फ ये स्टेज है कि हम जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, इवन द भारतीय जनता पार्टी, मैं उनको भी अलग नहीं पाता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप है, उनकी एक दिक्कत ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर में, स्पेशली इन जम्मू रीजन, हमें यहाँ पे हमेशा एक पॉलिटिकल डेफिसिट रहा है. वी नेवर हैड अ पॉलिटिकल लीडर जो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वाइस के तौर पे उभरा हो. मुझे लगता है कि शायद 40 साल 50 साल पहले शायद लीडरशिप यहाँ पे उभरी हो. उसके बाद यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप सामने नहीं आ पाई. और आज भी जो हमारी जम्मू की लीडरशिप है, जब ये दिल्ली जाते हैं तो ये घुटनों के बल जाते हैं. ये अपना सर गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली के लीडर्स के सामने उठा नहीं पाते. जिस दिन ये उठाएंगे उस दिन ये बोलेंगे, और उस दिन इस स्टेट के हित में बोलेंगे. इसलिए मैं उनकी भी बात करूंगा कि उनको भी समझना चाहिए कि वो कहते तो हैं जम्मू का इंटरेस्ट, लेकिन जम्मू का इंटरेस्ट जो है कहीं वॉच नहीं हो रहा है. जिस दिन वो जम्मू का इंटरेस्ट वॉच करेंगे, उस जिसको तो जम्मू कश्मीर का इंटरेस्ट वॉच करेंगे, यहाँ के हिंदू, सिख, ब्राह्मण, राजपूत, शेड्यूल कास्ट, क्रिश्चियन, यहाँ के लोगों का हित जो है वो इंटरेस्ट वॉच करेंगे, उस वक्त वही बात वो कहेंगे जो हम आज कह रहे हैं. तो एक इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम इस जो ये डिमांड है इसको एक पॉलिटिकल शेप देके हम स्ट्रांग रहें अपने अज़्म में. अभी तो दिल्ली एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हम कितना बर्दाश्त कर पाएंगे, तो कर लेने दीजिए. ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है. दिल्ली हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटिंग इट सिंस 1947. पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स भी हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए. ऐसा एक वक्त लगता था कि
यहाँ पे जो रेनिगेट्स हैं, जो इख्वान गवर्नमेंट ने बनाई है, दे आर द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द कंट्री। क्योंकि एक जब इख्वान का कमांडर चलता था, उसके साथ 2 कंपनियां आर्मी या बीएसएफ या सीआरपीएफ की चलती थी। तो आज वही इख्वान के कमांडर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ गए हैं, कुछ इस दुनिया में ही नहीं रहे। सो ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। हर दौर में यहाँ पे ये शैडो ऑर्गेनाइजेशंस, शैडो लोग क्रिएट किए गए हैं, डेमन्स क्रिएट किए गए हैं और उनको एम्पावर किया गया है। वो एक वक्त रहता है, जो रहता है वो लोगों की इच्छाएं, लोगों की जो हौसले हैं, लोगों के जज्बात जो हैं वही सामने रहते हैं। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि द शिप इज इन द स्टॉर्म। अब देखना आ गई ये है कि क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इस स्टॉर्म से उभर पाएगी या फिर बिखर जाएगी।